पहला सवाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अ 5 मिलीमीटर हाई पिन 70 है क्वेश्चन नंबर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहां से दूर 15 सेंटीमीटर दूर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट हमें दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ठीक, इसका हाइट है। A second lens of focal length 5 cm is placed 40 cm from the first lens and 55 from the pin। तो यहां से 55, यहां से 40, इसका मतलब इस तरफ है, बीच में नहीं है। एक दूसरा लेंस है हमारे पास जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर और ये जो डिस्टेंस है आपके पास है 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो बताइए क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज, नेचर सब कुछ जो है बताना है फाइनल इमेज का। तो पहले मैं कहूंगा कि यहां से निकलने वाली लाइट रे यहां जाने से पहले इससे जरूर पास होंगे, तो पहला रिफ्रैक्शन जो है हमें यहां से कराना होगा। तो यहां पे लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u1 is equal to 1/f which is 1/10। so 1/v1 is equal to 1/10 minus 1/15, तो आपको मिल जाएगा 5/150 1/v1 की वैल्यू। तो v1 की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जब यहां से निकल रही है तो कहीं यहां पर इमेज बन रही है, क्योंकि लेंस के इस तरफ इमेज बनती है, इसका मतलब ये रियल इमेज है और हम यहाँ पे इमेज जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज है एक रियल इमेज है, यहां से लाइट अब इस लेंस में जाती है, तो अब इस लेंस के लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। हमें तो ये देखना है इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पर बनता है दूसरे रिफ्रैक्शन से। तो मैं लिखूंगा 1/v2 माइनस 1/u माइनस 10 इज इक्वल टू 1/f विच इज 5। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 1/v2 इज इक्वल टू 1/5, ये प्लस हो चुका ऑलरेडी, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 1/10, तो आ जाएगा आपके पास v2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर जो है वो हमें इमेज मिल जाती है। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2f। तो 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज हमें मिलने वाली है, राइट। तो यहां से इमेज 10 सेंटीमीटर दूर हमें मिल जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि इमेज का नेचर बताइए। देखिए इसके भी राइट में बन रही है, इसका मतलब इमेज तो डेफिनेटली रियल है। अब बात करें कि इसका जो ओरिएंटेशन है और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा। तो यहां देखिए बेटा आपके पास मैग्निफिकेशन देखिए, पहले रिफ्रैक्शन से मैग्निफिकेशन आपका आता है v/u के बराबर विच इज 30 डिवाइडेड बाय u विच इज -15 विच इज इक्वल्स टू -2। दूसरे की वजह से मैग्निफिकेशन आपका मिलेगा v/u, v है हमारे पास कितना 10 डिवाइडेड बाय u इज -10 इज इक्वल्स टू -1। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू m1 into m2। जितने भी लेंसेज हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन का, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही टोटल मैग्निफिकेशन होता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2 into -1 इज इक्वल्स टू 2। तो मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ओरिएंटेशन इस ऑब्जेक्ट का था वही ओरिएंटेशन इमेज का होगा, मतलब इमेज भी ऐसी बन रही होगी, ऐसे। अब प्लस का मतलब है ये, अब मैग्निफिकेशन यदि 1 से ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रही है, रियल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज आपको मिलती है। साइज की भी यदि बात करें तो मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब ये 5 मिलीमीटर है, तो ये 10 मिलीमीटर का आपको इमेज का साइज मिल जाता है विच इज इरेक्ट, रियल, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है और 10 सेंटीमीटर दूर इस दूसरे लेंस से हमें इसका डिस्टेंस पता चल जाता है। तो सारे सवालों का जवाब यहाँ पे हमने दे दिया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of October से, जो कि 7th of October से लेके 29th of October तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें।
अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव, एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सवाल नंबर 32 कहता है आपसे, a point source is placed at a depth h below the surface of water of refractive index mu. Show that the light escapes through a circular area on the water surface with its center directly above the point source. Find the angle subtended by a radius on the area, radius of the area on the source. तो जो एरिया हमें मिल रहा है सर्कुलर, उस एरिया की रेडियस द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है सोर्स पर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा बार जो है हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको और बता देते हैं। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बॉटम पे एक सोर्स रखा हुआ है, एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है S। ये जो है लिक्विड है, इसमें यहां तक भरा हुआ है लिक्विड। तो यहां से लाइट रेज को आप देखिएगा, एक लाइट रेज को देखिए कि कैसे कैसे वो बाहर जा रही हैं। तो यहां से एक लाइट रे जो नॉर्मल टू इंटरफेस जाएगी वो एज इट इज निकल जाने वाली है लाइक दिस, और लाइट थोड़ी सी यहां से ऑब्लिकली जाएगी, तो उसके साथ क्या होगा कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट ऐसे निकलने वाली है लाइक दिस। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये लाइट जो है और इस तरफ जो है वो बेंड होने वाली है, बेंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी इसकी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेंडिंग बढ़ती जाएगी। सिमिलरली इस तरफ भी कह सकते हैं कि सेम चीज होने वाली है आपके लिए। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो बेंडिंग है वो बढ़ती जाने वाली है। ये सिर्फ ना इस बोर्ड के प्लेन में हो रहा है, बल्कि ये 3 डायमेंशन में हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास सोर्स है और ये भी एंगल उतना है, ये भी एंगल उतना है, ये भी एंगल उतना है। तो एक कोन की शेप में कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी सर्कल यदि मैं मान लूं और सर्कल का सेंटर जो है यहां पर है, उस सेंटर के जस्ट नीचे सोर्स है, तो उस सर्कल के हर एक पॉइंट पर, पेरिफेरी के हर एक पॉइंट पर सेम एंगल बन रहा होगा। ये आई यहां पर है तो ए आई जो है यहां पर भी बन रहा होगा, आई यहां पर भी बन रहा होगा। ऐसे ही हर जगह जो है एंगल आई के बराबर बन रहा होगा लाइक दिस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंगल हमेशा बढ़ता ही जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब सोर्स से निकलने वाली लाइट क्रिटिकल एंगल पर जाकर इंसिडेंट होगी और लाइट जो है वो ग्रेज करती हुई निकल जाएगी। ऐसे ही यहां पर एक पॉइंट आएगा कि जहां पर लाइट सोर्स से निकलती हुई जाती है और वो क्रिटिकल एंगल पर आकर गिरती है और ग्रेज करती हुई निकल जाती है। तो यहां इन पॉइंट्स से की बाद जितनी भी लाइट आएगी वो वापस इस मीडियम में आने वाली है, जितनी भी लाइट इस पॉइंट से आगे जो पड़ने वाली है वो वापस से इस मीडियम में गिरने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लाइट बाहर पहुंच रही है वो सिर्फ इसके अंदर पहुंचने वाली लाइट है। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जितनी भी लाइट गिर रही है इस सरफेस पर और वही बाहर निकल पा रही है, बाकी इसके बाहर जितनी भी लाइट गिर रही है सोर्स से वो वापस इस मीडियम में जा रही है, बाहर नहीं दिख रही है। तो बाहर कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसको तो यार वही दिखेगा जो उसकी आंखों तक पहुंचेगा, जो आंखों के सामने होता है वही दिखता है, हम जानते हैं। तो इसकी आंखों में दिख रही है कि यहां से लेकर यहां तक बीच में लाइट है, उसके बाहर कोई भी लाइट नहीं है। तो ये एक चक्री जो है उसको दिखने वाली है, एक चमकती हुई चक्री जो है इसको दिखने वाली है। और इस चक्री का जो रेडियस है हमें कैलकुलेट करना है और उस रेडियस के बाद उसका एंगल भी कैलकुलेट करना है कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस है और ये कितना एंगल इस सोर्स पर सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो आप कह सकते हैं कि ये थीटा है तो ये एंगल भी जो है थीटा होने वाला है, और ये थीटा नहीं है, ये सी के बराबर है। तो थीटा की जो वैल्यू है हमें मिलने वाली है सी के बराबर, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हम बता भी चुके हैं कि ये सर्कुलर होने वाला है डिस्क, ठीक है। इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहा जाता है या इल्यूमिनेटिंग डिस्क कह सकते हैं। इसका एरिया बहुत बार पूछा जाता है
एरिया भी आप जानते हैं कैसे निकालना है। सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री डेविएशन है, 90 डिग्री जो है वो डेविएशन है, और हमें कहा क्या दिया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो यार ये बात देखो आप, ये बात देखिए आप कि यदि लाइट 0 डिग्री एंगल पर आती है, 0 डिग्री एंगल पर आती है तो एज इट इज निकल जाती है, कोई भी डेविएशन वहां पे नहीं आता। और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डेविएशन जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता जाएगा। डेविएशन का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, कितना होता है, r माइनस आई के बराबर होता है, r माइनस आई के बराबर होता है। ठीक है, तो एक लिमिट है कि हम एंगल कितना बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट है हमारे पास कि हम उतना ही एंगल बढ़ा सकते हैं कि जब लाइट दूसरे मीडियम में जानी है, तो दूसरे मीडियम में लाइट को भेजना है तो हम एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर रख सकते हैं, और क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग जो लाइट है वो ऐसे निकल जाएगी। तो जो मैक्सिमम हमारा डेविएशन है यदि लाइट दूसरे मीडियम में जाती है वो किसके बराबर है, हमारा डेल्टा मैक्स जो है यदि लाइट दूसरे मीडियम में जाए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो है रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसे चली गई तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है 90 हो गया, 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, इतना मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है। कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये तभी हो सकता है कि जब लाइट इस मीडियम में ना गई हो बल्कि TIR उसका हो गया हो। तो लाइट का TIR हो गया है, मैं मान लेता हूं कि लाइट का TIR हो रहा है, तभी एंगल डेविएशन का 90 डिग्री हो सकता है, और वो एंगल मैं मान लेता हूं I के बराबर है। दिस इज डेफिनेटली इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल I बनाता है तो ये एंगल भी जो है I के बराबर हमें मिल जाता है। ठीक, तो आप देखिए बेटा, ये स्लाइड का ओरिजिनल पाथ है, ये लाइट का रिफ्लेक्टिंग लाइट का पाथ है, ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा डेविएशन, और ये डेविएशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये डेविएशन कितना आ जाता है रिफ्लेक्शन के केस में, 180 माइनस 2i के बराबर, 180 माइनस 2i, ये कितना दिया है 90 डिग्री के बराबर, इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री, i इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल पर आप इंसिडेंट करवाइए इसे, और तब जाके एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 90 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे एक बात चीज हमको सीखने को मिली कि 90 डिग्री डेविएशन नहीं हो सकता है। 90 डिग्री डेविएशन यदि है, क्रिटिकल 90 माइनस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा यदि डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब वहां पे TIR जरूर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब है कि एपेक्स एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है, made of a material of refractive index 1.732 and what is the angle of incidence for this deviation। तो पहले तो मिनिमम डेविएशन निकालना है, फिर आपको बताना है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिनिमम डेविएशन मिलेगा, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, एंगल प्रिज्म एंगल दिया है। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला जानता हूं जिसमें एपेक्स एंगल आता है, A आता है, और डेल्टा मिनिमम आता है, और म्यू आता है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए वाला। ये म्यू हमें दिया है 1.732 which is √3, this is √3 is equal to sin of डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा आपके पास 1/2। √3/2 जो है कितना होता है, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू √3/2, और इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 60 is equals to डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये साइन है यहाँ पे, तो साइन से साइन चला जाएगा तो 60 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है 60 डिग्री के बराबर। तो हमारा आंसर डेल्टा मिनिमम का आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री डेल्टा मिनिमम आ गया तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस ए। डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो होती है 2i माइनस ए। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120 माइनस 60 60। अच्छा ठीक है, ये आपके पास है 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई माइनस ए। ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री,
तो आ जाएगा आपके पास ये 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइट रे गोइंग थ्रू अ प्रिज्म विद एन एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री इज फाउंड टू डेविएट बाय 30 डिग्री एंगल। व्हाट लिमिट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी पुट फ्रॉम दीज डेटा। तो इस डेटा से हम क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एक लिमिट लगा सकते हैं कि यार इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक हमारे पास इक्विलैटरल प्रिज्म है, नहीं इक्विलैटरल नहीं है, बस ये 60 है, ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बताना है क्या हम कैप लगा सकते हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला चूज करिए जिनमें ये तीनों आते हो। तो एक फॉर्मूला है बट उसमें डेल्टा मिनिमम आता है, ये डेल्टा नहीं आता। वो फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2 साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पे डेल्टा मिनिमम है। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो भी होगी वो 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम होने वाली है, बिकॉज यदि ये डेविएशन एंगल मिल चुका है तो मिनिमम डेविएशन इससे तो कम ही होगा या हो सकता है इसके बराबर भी हो जाए। सो फर्स्ट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट दिस कि डेल्टा मिनिमम जो है वो लेस देन होगा 30 डिग्री से और हो सकता है बराबर भी हो जाए। तो यहाँ म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है 30 है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है फिक्स है, साइन फंक्शन है डेल्टा मिनिमम का, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जितनी ज्यादा हम रखेंगे उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यदि मैं डेल्टा मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। म्यू मैक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 प्लस ए की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 बाय 2। तो यहाँ देखिए बेटा आपको 90 बाई 2 ऊपर 45 मिलता है और ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई रूट 2 और ये नीचे बन जाएगा 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको मिल जाती है रूट 2। तो इससे जो है कम होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो म्यू शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ रूट 2। तो ये हमें एक लिमिट मिल जाती है जो हम इस मटेरियल के लिए कह सकते हैं, म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। A hemispherical surface of radius 30 cm separates two transparent medium A and B with refractive indices 1.33 and 1.48 respectively. The medium A is on the convex side of the surface. Where should a point object be placed in a medium A so that paraxial rays becomes parallel after refraction at the surface? तो refraction के बाद वो पैरेलल हो जाएं लाइट रेज, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बना दीजिए एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसका रेडियस है इतना, दिस इज द सरफेस, और इसका जो रेडियस है बेटा वो दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और बी का 1.33 है, मीडियम ए कॉन्वेक्स साइड है, सो म्यू इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ का जो म्यू है अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 3/2 में ऐसे कह सकता हूँ। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे लाइट आए लेकिन वो पैरेलल निकल जाए, लाइट जैसे भी यदि आती भी है यहाँ पे तो पैरेलल निकल जानी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो लेट्स से मॉड यू के बराबर है, मॉड यू के बराबर डिस्टेंस है और इमेज जो है बन रही है इनफाइनाइट पर। इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूं, तो मैं लिखूंगा mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। तो आप यहां लिखेंगे that 3/2 mu2 by v infinity minus mu1 by u 4/3 और आपको मिल जाएगा मॉड u माइनस में प्लस मॉड u आपको मिल जाता है बिकॉज हम सिर्फ डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय r, r पॉजिटिव आपको लिखना होगा प्लस 30 सेंटीमीटर। तो इसको करिए आप थोड़ा सा सॉल्व, तो आपको ये तो मिल जाएगा 0 के बराबर 4/3 मॉड म्यू मॉड u इज इक्वल टू 9 में से 8 गया 1/6 इंटू 30। तो यहां से 3 से ये चला गया 10 बार
और आपको u की जो वैल्यू है मिल जाती है 60 इंटू 4 इस 240। सो 240 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट यदि रखा जाए तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे हमें मिलने वाला है। आंसर 266 दिया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? शायद हमने म्यू की जो वैल्यू है 1.48 की जगह 1.5 ले ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। आई थिंक इसलिए ऐसा हुआ है बिकॉज म्यू टू ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, सो म्यू टू बाय वी प्लस म्यू वन बाय यू is equals to mu 2 minus mu 1 by r, so it's 9 minus 8 by 6, 9 minus 1 by 6 और ये 30, 180, 18 चौक 72 और 24 48, 3 6 80, एक सेकेंड, ये 3 से गया 10 बार, 6 चौक 24 240, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या आ रही है, एक बार और इसको चेक करते हैं 1.48 से क्या इतना अंतर पड़ रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.48 divided by infinity minus 1.33 divided by u, mod u लिख दीजिए माइनस में, is equals to 1.48 minus 1.33 divided by r। तो यहाँ से ये 0 हट जाएगा और ये 1.33 divided by u आपको मिल जाएगा, which is definitely 4/3 मैं लिख सकता हूँ इसे, और ये आपको मिलता है 0.15 divided by 30 और नीचे डबल 0 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, 15 से गया 200। So 3u by 4 is equal to 200, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा u is equals to 800 divided by 3, तो आपको ये मिल जाता है 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 266.6। तो हाँ सही बात है, 266 सेंटीमीटर आपको मिलेगा यदि आप वैल्यू पुट करते हैं 1.48। मैंने 1.5 ले लिया था, मुझे लगा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे आंसर 240 आ गया। ठीक है, तो जो दिया है वही रखें।